Hello everyone, welcome to EduChats. Today we are with the set 7 of SSB PGT 2023 education paper. I have already promised you to bring 100 MCQs and today is the day we are discussing 100 MCQs. So stay tuned to this channel and it will take a little bit more time, but we will discuss 100 MCQs quickly as well as in detail in a short time. So those who have not joined our Telegram channel, you can join in the given link in the description box, as well as if you like this channel and if you want more videos like this, just subscribe it and like it and share with the friends. Okay, so let us discuss 100 MCQs. So first question, today the session will be a bit quicker because we have to complete many questions. If you have any doubt, then you can ask. Now the mistake that I had done in the last class was in question 23. Actually in a hurry, it was in a hurry when I made this class and I recorded it. So थोड़ा सा जल्दी में था, इसलिए ये थोड़ा सा गलती हो गया था यहाँ पे. तो 23rd क्वेश्चन जो है उसको मैंने यहाँ पे इसलिए रिपीट कराया क्योंकि जो 23rd क्वेश्चन का जो ऑप्शन ही नहीं था उसमें, उसको मैंने देखा. फिर मैंने सोचा कि नहीं ये तो होगा ही नहीं. फिर मुझे 2-4 कमेंट्स भी आए, उसमें मैंने देखा कि वहाँ पे मुझे सही आंसर वो लोग दे रहे हैं, यानी कि मिस्टेक हो गया था. होता है कभी कभी, जल्दी में हो जाता है, कोई बात नहीं. 23rd क्वेश्चन को मैंने फिर से यहाँ पे दिया है. डिसेबिलिटी ऑफ मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर स्किल्स इज कॉल्ड एज. इसको क्या बोलते हैं, इसमें ऑप्शन ही नहीं था. डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्फेसिया, ऑटिज्म. एक्चुअल में इसका आंसर होगा डिस्प्रैक्सिया. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे सही आंसर किया है. आई थैंक ऑल ऑफ देम फॉर देयर अटेंशन. ये थोड़ा सा गलती से हो गया था, डिस्प्रैक्सिया होगा इसका आंसर. ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. हु हैज सेड दैट ईटिंग विदाउट डूइंग एनी वर्क इज एज गुड एज स्टीलिंग. अगर मतलब मुफ्त के खा रहे हो, कोई काम करे बिना, इसका मतलब होता है कि चोरी करना होता है. ये किसने कहा था? टैगोर, विवेकानंद, गांधी, औरविंद. किसने कहा था? पॉज कीजिएगा और आंसर कीजिएगा क्योंकि आज मैं वेट नहीं करने वाला. मैं फटाफट से आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा. मतलब आप ये वीडियो आज देखोगे और कल देखोगे, फिर जाके परसों एग्जाम दोगे, इसलिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. सो आई हैव टू बी क्विक, राइट. चलिए, इसका आंसर है गांधी जी ने. गांधी जी ने कहा था कि बिना कोई काम किए खाना चोरी के बराबर होता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 3rd क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज. मेंटल एज, इंटेलिजेंस में बात करते हैं मेंटल एज की. मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने फर्स्ट डेवलप किया था? बिने, कैटल, स्टर्न, सिमन. किसने किया था? पॉज कीजिए और आंसर कीजिए, फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आंसर बताइएगा. अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर तो बनता है, उसके साथ ही साथ कमेंट में अच्छा लग रहा है तो बस यस सर लिख दीजिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बस आप यस सर लिख दीजिए. अगर टेलीग्राम में है तो आपको बहुत सारे फीडबैक भी मिलेगा. जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको 10th को आप जब एग्ज़ाम दे के आओगे, हमारा टेलीग्राम चैनल सबके लिए ओपन रहेगा, आप डिस्कस कर सकते हो वहाँ पे. हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वगैरह. चलिए तब तक आंसर कर लेते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय. तो किसने डेवलप किया था मेंटल एज? डेफिनेटली बिने ने किया था. बिने इज नोन एज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग. इंटेलिजेंस टेस्टिंग के फादर माने जाते हैं. इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था. ठीक है, याद रखिएगा जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ. यहाँ पे फिर भी जो लोग मिस कर रहे हैं उनके लिए लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा. फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग. इंटेलिजेंस टेस्ट ही लिख दे रहा हूँ. ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट के फादर माने जाते हैं अल्फ्रेड बिने. आगे बढ़ेंगे. व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज पॉजेस्ड बाय नीरज चोपड़ा. आप लोग सभी सुने होंगे इनका नाम, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय माने जाते हैं. तो इनके पास कौन सा इंटेलिजेंस है? लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पैटियल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. इसका आंसर है बॉडीली काइनेस्थेटिक, क्योंकि ये बॉडीली अपने फिटनेस के लिए जाने जाते हैं. अब वो जितने भी खिलाड़ी हैं उनके पास ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है. ठीक है. 5th क्वेश्चन, यू कैन लर्न टू राइड अ साइकिल आफ्टर अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट. दिस इज ड्यू टू लर्निंग बाय. आप एक साइकिल चलाना बार बार बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद सीखते हो. कभी गिरते हो, कभी उठते हो, फिर जाके सीखते हो. इसको, इस प्रकार के लर्निंग को क्या कहा जाता है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइटफुल लर्निंग. पॉज करके आंसर दीजिए. इसका आंसर है ट्रायल एंड एरर. हम ट्राई करते हैं, गलत होता है, ट्राई करते हैं, गलत होता है, धीरे धीरे ये ट्राई कर करके सही होता है. सो बी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन 6, हु अमंग द फॉलोइंग इंटीग्रेटेड सोशल साइकोलॉजी विथ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. इनमें से किसने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ सोशल साइकोलॉजी को भी
मिक्सअप कर दिया था, इंटीग्रेट कर दिया, दोनों को मिला दिया था। पियाजे, वाइगोट्स्की, ऑजुबेल, मैकमिलन, किसने किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, वाइगोट्स्की, लेव वाइगोट्स्की। नाम क्या है इनका? लेव वाइगोट्स्की, ठीक है। लेव वाइगोट्स्की सोशल साइकोलॉजी को कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ इन्होंने मिला दिया, ठीक है। एंड ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ, आई एम सॉरी, चलिए, हु हैज एडवोकेटेड कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने दिया था? जेरम ब्रूनर, ऑजुबेल, ग्लेसर, ब्लूम, किसने दिया था? तो आंसर है ब्रूनर ने दिया था कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सैंपल इज नोन एज, मतलब एक वैल्यू जो कि सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स हो। अच्छे से याद रखिए, यहाँ पे मैंने हमेशा बताया है एग्जाम क्रैक करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है की, यानी कि की कॉन्सेप्ट्स, और वो भी कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ने से याद हो ना हो, की वर्ड से आपको याद रखना है, ठीक है। कीवर्ड्स का मतलब क्या हो गया कि सर कीवर्ड का मतलब ये होता है कि हमारे क्वेश्चन में एज वेल एज हमारे ऑप्शन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। अगर उनको आपने पहचान लिया तो फिर आप आंसर पहचान जाओगे। जैसे कि यहाँ का कीवर्ड है सैंपल, ठीक है। कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है या फिर डिस्क्राइब करता है? वो क्या है? स्टैटिस्टिक, सेंट्रल टेंडेंसी, पैरामीटर, वेरिएबिलिटी। तो अच्छे से याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक जो है ना, इसको हम स्टैटिस्टिक को ऐसे याद रखिए, स्टैटिस्टिक्स, एस फॉर स्टैटिस्टिक्स, एस फॉर सैंपल। सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक बोलते हैं। और पैरामीटर कौन सा है? पॉपुलेशन का, ठीक है। पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को हम पैरामीटर बोलते हैं। क्लियर है? सैंपल, एस फॉर सैंपल, एस फॉर स्टैटिस्टिक। बाकी पॉपुलेशन का तो वैसे ही याद रह जाएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक अगर सैंपल हो गया तो पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर पैरामीट्रिक, ठीक है, पैरामीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which statistical measure is to be used when the data are given in the form of an incomplete distribution? कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर हम यूज करेंगे जब डेटा जो है वो इनकम्प्लीट रहा होगा, इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा? मीन, मीडियन, मोड, रेंज। तो इसमें मतलब आंसर जो है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप रेंज ले सकते हो। क्योंकि देखिए रेंज क्या होता है? 10 to 20, 20 to 30, ये रेंज होता है, ठीक है। तो हम जब इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो पहले हम उसको ग्रुप करेंगे, इसको हम बोलते हैं CI, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद इसके साथ कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रोसीजर ऑफ इवैल्यूएशन इज फोकस्ड इन कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? कौन से इवैल्यूएशन प्रोसीजर को फोकस किया जाता है CCE में? CCE यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो कॉन्टिन्यूअस होता है, देखिए कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूअसली होगा, कभी रुकेगा नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ये स्कॉलास्टिक एज वेल एज को स्कॉलास्टिक एरियाज को भी यहाँ पे इवैल्यूएट करेगा। तो इस प्रकार के इवैल्यूएशन में किसको ज्यादा फोकस किया जाता है? फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, रेमेडियल। आसान सा क्वेश्चन का सवाल है जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। आंसर होगा यहाँ पे फॉर्मेटिव। कॉन्टिन्यूअस मतलब फॉर्मेटिव, जैसे CBSE में होता है FA SA, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द क्लास, समेटिव एट द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। टू अरेंज स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मार्क्स इन क्लास 10 फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट, विच स्केल ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड? एक क्लास में, क्लास 10 में बच्चों का जो मार्क है हाईएस्ट टू लोएस्ट सजाने के लिए मुझे कौन सा स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करना पड़ेगा? रेशियो, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल। डेफिनेट सी बात है, मैंने बताया था ऑर्डिनल स्केल इज ऑल्सो नोन एज रैंकिंग स्केल। इसको क्या बोलते हैं? रैंकिंग स्केल, रैंकिंग, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो गया, ठीक है, 1 2 3 ऐसे जो भी रैंक करना है, ऑर्डर में रखना है, इसको रैंकिंग स्केल में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ रिसर्च देयर इज नो स्कोप फॉर जनरलाइजेशन? ऐसा कौन सा रिसर्च है जहां पे हम कोई भी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते, यानी आगे उसको कभी भी जनरलाइज मतलब एक सैंपल से जो डेटा आया है वो और किसी पे अप्लाई करके सेम टाइप ऑफ रिजल्ट हम चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता वहां पे। कहां पे? प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, बेसिक रिसर्च। अगेन ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है रिसर्च में तो फिर आप आंसर कर सकते हो, ये होगा एक्शन रिसर्च।
क्योंकि एक्शन रिसर्च क्या होता है, एक छोटे से एरिया में होता है, एक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है। आपका स्कूल मेरा स्कूल अलग है, इनका कॉलेज उनका कॉलेज अलग अलग है, स्टूडेंट अलग अलग है, तो फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम कभी जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडर विच 5 ईयर प्लान डज द फर्स्ट एनसीएफ पब्लिश्ड, कौन से 5 ईयर प्लान में हमारा फर्स्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, अगर मैं ये नहीं दिखाता ना डेट, तो फिर शायद ही आप कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता चले। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51-56, थर्ड 5 ईयर प्लान 61-66, फिफ्थ 5 ईयर प्लान 74-79, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 80-85। कहाँ पे पब्लिश हुआ था? डेफिनेटली फर्स्ट जो एनसीएफ आया था, एनसीएफ मतलब फर्स्ट एनसीएफ आया था वो 1975 में आया था। 1975 मतलब इसी में आया होगा, फिफ्थ में। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ेंगे। An in-depth study of an educational administrator on his or her style of leadership can be called as, एक in-depth study होगा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर का कि उनका क्या स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, तो in-depth study को हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक केस स्टडी, एक्सट्रिंसिक केस स्टडी, इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी, एक्शन रिसर्च। इसका आंसर होगा इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी। देखिए क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल, ये पहले समझ लीजिए। इंस्ट्रूमेंटल मतलब कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोलते हैं हम? स्पेशल, कोई भी एक स्पेशल एस्पेक्ट और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अगर आप कोई स्टडी करते हो, सिर्फ एक ही ओनली वन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आप कोई भी केस स्टडी करते हो, तो फिर इसको इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, क्वालिटी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कंडीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल। और यहाँ पे क्वालिटी क्या था? स्टाइल ऑफ लीडरशिप। स्टाइल ऑफ लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटर का स्टाइल ऑफ लीडरशिप मुझे स्टडी करना है, इसलिए इंस्ट्रूमेंटल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के 15th। Which of the following is not a function of supervisor? सुपरवाइजर का कौन सा काम नहीं है? गोल डेवलपमेंट, अप्रेजल ऑफ टास्क, टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर, डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टास्क। सिंपल सी बात है, टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर, डिफॉल्टर के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड एजुकेशन बिकम ए पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट? एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में कब लाया गया था? अच्छे से बताइएगा। 55, 75, 76, 79। ठीक है, चलिए आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेना, लेकिन अगर याद नहीं है थोड़ा सा याद करके करिएगा। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कि कब आया, ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट में आया था, अमेंडमेंट भी पूछ सकता है। तो आई एक्सपेक्ट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताइएगा कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट में कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन आया था, बिना कोई गूगल का यूज किए। आप बताओ, हम देखेंगे कि सही है कि गलत। आगे बढ़ेंगे। 17th क्वेश्चन, रिपेयरिंग अ स्कूल बिल्डिंग, रिपेयरिंग ऑफ स्कूल बिल्डिंग कम्स अंडर विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर? स्कूल बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए जो एक्सपेंडिचर लगता है, खर्चा आता है, वो किस प्रकार का खर्चा है? प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, रिकरिंग एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये जो है ये स्कूल का कौन सा मतलब दीवार गिर जाएगा या फिर क्या होगा, ये कभी प्लान नहीं होता एक्सपेंडिचर में। ठीक है, कोई प्लान नहीं होता है, आपको वहाँ पे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। रिकरिंग क्या होता है, मैंने बताया, जो हर महीने हर साल जो खर्चा आता है, रेगुलरली जो खर्चा होता है, यानी कि जैसे चौक डस्टर हो गया, टीएलएम हो गया, ठीक है, जो चीज़ें हमेशा रेगुलरली लगता है, बच्चों का खाना हो गया, जो भी आपका एक्सपेंडिचर लग रहा है, स्पोर्ट्स हर साल होगा, ये फंक्शन हर साल होगा, ये होगा ही होगा, इसलिए ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब रिकरिंग है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच वॉज नॉट ए फीचर ऑफ बेसिक एजुकेशन एज ऑफ गांधी? गांधी जी ने जो बेसिक एजुकेशन दिया था उसका कौन सा फीचर एक नहीं है? टीचिंग थ्रू मदर टंग, एम्फासिस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, कम्युनिटी लिविंग एंड टीचर एज रोल मॉडल, राइजिंग ऑफ नॉन वायलेंट मैन एंड नॉन वायलेंट सोसाइटी। तो इनमें से कौन सा है? यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है आंसर कौन सा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक अगेन हो गया है, यहाँ पे डार्कन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया नॉट ए फीचर, बेसिक एजुकेशन का फीचर नहीं है, यानी कि कौन सा होगा? हाँ नहीं, सही है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोचा कि नहीं, ये ठीक है, आंसर ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नॉन वायलेंट मैन एंड नॉन वायलेंट सोसाइटी, ये ठीक है, मुझे लगा वायलेंट। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आंसर क्या है? 18th का आंसर हो जाएगा बी, सही है। एम्फासिस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं किया था बेसिक एजुकेशन में। आप बोलोगे सर गांधी जी क्यों नहीं बोलते थे टेक्नोलॉजी के बारे में? क्योंकि मतलब वो बोलते या ना बोलते, लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा गया है उनका जो स्कीम था बेसिक एजुकेशन का। ठीक है, बेसिक एजुकेशन स्कीम जिसको हम वर्धा स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक था मदर टंग में पढ़ाएंगे,
कम्युनिटी लिविंग और टीचर उनका रोल मॉडल रहेगा, और सभी मैन एंड सोसाइटी नॉन वायलेंट होंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं हुआ था बेसिक एजुकेशन में। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंस अमॉन्ग चाइल्ड इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय, बच्चों के अंदर जो भेदभाव होता है वो बेसिकली किसके लिए होता है? हेरिडिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इंटेलिजेंस, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो सारे ऑप्शन सही लग सकते हैं, लेकिन ऑप्शन होगा डी, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द डेवलपमेंटल प्रिंसिपल फिजिकल ग्रोथ प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टुवर्ड्स फुट। आपका जो डेवलपमेंट है वो सर से लेकर के पांव तक होता है, मतलब पहले सर का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, हेड, देन धीरे 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 नीचे नीचे जाएगा और लास्टली आपके फुट का डेवलपमेंट होगा। इस डेवलपमेंटल प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन, सेफालोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं हम इसको? सेफालोकॉर्डल। सेफालोकॉर्डल मतलब डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू फिट, हेड टू फिट। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है? डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी और सेंटर टू आउटवर्ड्स, ठीक है। मतलब अंदर से पहले डेवलपमेंट आपके इंटरनल ऑर्गन्स में होगा, इंटरनल डेवलपमेंट होगा, धीरे 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 वो बाहर तक आएगा, ठीक है, आउटर ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड अपॉन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। जैसे हम बोलते हैं ना प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम किया हुआ इंस्ट्रक्शन, जैसे हम लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होता है। प्रोग्रामिंग मतलब इट इज अ सेट ऑफ कमांड्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ कमांड्स ऑलरेडी फिट होते हैं, जैसे कि आप एटीएम जाते हो, आप एटीएम कार्ड देते ही वो आपको कुछ कमांड देता है, आप पिन देते हो, फिर उसको कमांड जाता है, वो पैसा देता है, उसके बाद वो आपको डिस्प्ले करता है आपका कितना बैलेंस हुआ, यानी कि सब कुछ ऑलरेडी सेट किया हुआ है, प्रोग्राम्ड किया हुआ है। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो किस थ्योरी पर आधारित है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंसाइटफुल लर्निंग, सोशल लर्निंग। इसका आंसर होगा क्लासिकल लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को अफेक्ट किया, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग को देख के ही प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बनाया गया। जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है कि फटाफट से पढ़ाया जा रहा है, वो लोग या तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, यानी जो इंटू 0.75x में देखिए, ठीक है, अपना स्पीड थोड़ा सा कम कर दीजिए। और जो लोग आंसर नहीं कर पाए वो पॉज करके आंसर कीजिए, क्योंकि देखिए 100 क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी कराना है। उसके साथ ही साथ आपका कल एग्जाम है, यानी परसों एग्जाम है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय टुमारो, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को जल्दी बना रहे हैं, ठीक है। चलिए 22nd क्वेश्चन, विच इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग जो होता है उसका क्या प्रोसेस है? ये जो प्रोसेस को आप पूरा क्रोनोलॉजिकली लिखना है। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। प्रिपरेशन, इल्यूमिनेशन, इंक्यूबेशन, वेरिफिकेशन। इंक्यूबेशन, वेरिफिकेशन, प्रिपरेशन, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, वेरिफिकेशन। चलिए पॉज करके आंसर कीजिए, हम चलते हैं आंसर की ओर। इसका सही आंसर है प्रिपरेशन। पहले हम प्रिपेयर करेंगे, देन इंक्यूबेट, मतलब आप यहाँ पे अभी दिमाग में चल रहा होगा, अभी कुछ प्रोसेस चल रहा है दिमाग में, करने की कोशिश कर रहे हो, याद करने की कोशिश कर रहे हो, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ये प्रोसेस है। इल्यूमिनेट मतलब सडनली आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ जाता है और आप इसको वेरीफाई करते हो, ये है क्रिएटिव थिंकिंग का प्रोसेस। देन है, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन है? जिन्होंने एक्सपेरिमेंट पे बिलीव किया था वो है विल्हेम वुंट, विल्हेम वुंट, विल्हेम वुंट, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी बनाया था लेप्जिग जर्मनी में, ठीक है, वुंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर। नेक्स्ट है, व्हेन अ स्टिमुलस नो लॉन्गर इवोक्स कंडीशनड रिस्पॉन्स इज नोन एज। जब एक स्टिमुलस अब कोई भी कंडीशन शो नहीं कर रहा है, जैसे डॉग को आपने खाना बहुत दिन से नहीं दिया, तो फिर वो जो घंटी में जो वो सलाइवेट करता था वो अब नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो भूल गया है। तो अब इसको क्या बोलेंगे? जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटिंक्शन, चेनिंग। क्या बोलेंगे इसको? मैंने अभी बताया कि भूल जाएगा, यानी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एक्सटिंक्शन, ठीक है। 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नॉर्मल कर्व। इनमें से कौन सा ट्रू है, सच है नॉर्मल कर्व के बारे में, यानी एनपीसी के बारे में? इट इज सिमेट्रिकल, इट इज यूनिमॉडल, इट इज बेल शेप, ऑल ऑफ द अबव। डेफिनेटली ये सभी है, ठीक है। इट इज सिमेट्रिकल, यूनिमॉडल एक ही मोड होता है, बेल शेप में होता है, ऐसे बेल शेप में दिखाई देता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हु हैज क्रिएटेड द किंडरगार्टन। किंडरगार्टन किसने दिया था? मोंटेसोरी, पेस्टालोजी, रूसो, फ्रोबेल। किसने दिया था? देखा जाए तो मोंटेसोरी भी हो सकता है, पेस्टालोजी भी हो सकता है और फ्रोबेल भी हो सकता है, लेकिन आंसर होगा फ्रोबेल। फ्रोबेल क्योंकि पेस्टालोजी अलग देश में दिए थे, मोंटेसोरी अलग और फ्रोबेल अलग, अपने अपने देश में इन्होंने किंडरगार्टन एस्टेब्लिश किया था, आंसर रहेगा फ्रोबेल। नेक्स्ट है, अ टीचर गेव द स्टूडेंट हिंट्स टू असिस्ट देम।
टीचर थोड़ा सा हिंट दे रहा है अपने स्टूडेंट को उन्हें हेल्प करने के लिए। एज पर लेव वाइगॉट्स की थ्योरी के अनुसार ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? स्कैफोल्डिंग, रिवर्सिबिलिटी, मेन स्ट्रीमिंग, एक्सपोजिटरी टीचिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। यानी स्कैफोल्डिंग का डेफिनेशन क्या है? स्कैफोल्डिंग इज द एक्ट ऑफ हेल्पिंग द चाइल्ड और द स्टूडेंट। हेल्प कर रहा है, हिंट दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस वॉज नॉट प्रपोज्ड बाय गार्डनर? गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, इनमें से कौन सा एक इंटेलिजेंस नहीं है? म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक एंड प्रैक्टिकल। इनमें से कौन सा नहीं है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप एग्जाम में जब आंसर करोगे ना तो अच्छे से आंसर कीजिएगा। क्लियर? Which of the following illustrates a constructivist learning approach in a progressive classroom? इनमें से कौन सा एक constructivist learning approach को दर्शाता है? Multiple interpretations, rote memorization and verbatim recall, reward punishment, repeated drill and practice। इसका आंसर पॉज कीजिए और सोच के आंसर कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। इसमें होता है मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। कैसे, ये मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है कि जहां पे द चाइल्ड will construct his or her own knowledge, अपना नॉलेज अपने दिमाग में वो खुद क्रिएट करेगा, ठीक है। नॉलेज को खुद क्रिएट करेगा। अच्छा, अगर खुद क्रिएट करेगा यानी उसको फ्रीडम दिया गया है। अच्छा, अगर एक स्टूडेंट को फ्रीडम दिया गया है तो सारे स्टूडेंट्स को फ्रीडम दिया गया है, यानी सभी स्टूडेंट अलग अलग सोचेंगे, यानी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन आएगा कि नहीं आएगा? मल्टीपल इंटरप्रिटेशन आएगा डेफिनेटली, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, देखिए सिलेबस में हो ना हो, कुछ जानने की बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ जान के जाइए, क्योंकि मैंने बताया 30 या फिर 25% क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे एग्जाम में जो कि आउट ऑफ सिलेबस लगेगा, लेकिन ये सब एजुकेशन के पार्ट है। मल्टीलिंगुअलिज्म, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा आपने। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट अप्रोच? इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट अप्रोच है मल्टीलिंगुअलिज्म में? यानी अगर मेरे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग लैंग्वेज से हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? स्टूडेंट शुड बी पेनलाइज फॉर यूजिंग देयर मदर टंग और लोकल लैंग्वेज ड्यूरिंग स्कूल आवर। अगर स्कूल में अपना मदर टंग वो यूज करते हैं, उन्हें उनसे पेनल्टी हम लेंगे। स्कूल शुड एडमिट ओनली दो स्टूडेंट हुज मदर टंग इज सेम एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। स्कूल में उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा जो उस स्कूल के लैंग्वेज के साथ उनका मदर टंग मैच करता है। टीचर शुड रिस्पेक्ट एंड क्रिएट क्लासरूम एनवायरनमेंट विच सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन। टीचर सभी स्टूडेंट के लिए, सभी लैंग्वेज के लिए एक इंक्लूजन क्लासरूम क्रिएट करेगा। टीचर शुड इग्नोर चिल्ड्रेन हु यूज देयर मदर टंग इन द क्लास। टीचर उनको इग्नोर करेगा जो अपना मदर टंग यूज करते हैं। इसमें से आंसर क्या होगा? डेफिनेटली सी होगा, क्योंकि टीचर को हर एक स्टूडेंट को रिस्पेक्ट करना है, हर एक मदर टंग को रिस्पेक्ट करना है और इंक्लूजन क्रिएट करना है। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू द एनईपी 2020 आर। असेसमेंट का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है 2020 एनईपी के अनुसार? पढ़िए पॉज करके और आंसर कीजिए। टू जनरेट स्ट्रेस एंड इंड्यूस फियर अमंग स्टूडेंट टू एंश्योर लर्निंग लेवल्स, टू रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, टू सपोर्ट स्टूडेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं, आप पॉज करके आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा, मतलब फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब, ये नहीं होगा, क्योंकि हम बच्चों के अंदर फियर, डर नहीं जताना चाहते हैं, बाकी सब होगा। टीचिंग लर्निंग रिवाइज हो जाएगा, हमारा लर्निंग डेवलपमेंट और भी आगे जाएगा, सब स्टूडेंट को सपोर्ट मिलेगा इनसाइड द क्लासरूम एज वेल एज द आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। आगे बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सिस्टम विच रिस्पेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर, इट इज इंपॉर्टेंट टू, अगर हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस को रिस्पेक्ट मिले तो फिर हम क्या करेंगे? यूज स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम फॉर ऑल, सभी के लिए एक प्रकार का करिकुलम रहेगा। अलाउ वेरिएशन इन लर्निंग पेस एंड पर्सपेक्टिव, सभी जो जितना चाहता है पढ़ सकता है, कोई कम पढ़ रहा है पढ़ने दो, कोई ज्यादा पढ़ रहा है पढ़ने दो, अपने पेस से अपने हिसाब से पढ़ने दो। कीप लो एक्सपेक्टेशंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम ऑल स्टूडेंट, सबसे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, जितना कम रखो उतना ही अच्छा है। लास्ट वन इज पे अटेंशन ओनली टुवर्ड्स हाई अचीवर इन एग्जाम, हाई अचीवर को सिर्फ फोकस दो। तो आंसर क्या होगा? डेफिनेटली बी, अलाउ वेरिएशन इन लर्निंग पेस एंड पर्सपेक्टिव, अपने अपने हिसाब से पढ़ने के लिए उन्हें फ्रीडम दे दो ताकि वो अपने फ्रीडम में अपने हिसाब से पढ़ ले। चाहे आप 2 घंटा पढ़ने से आपका पढ़ाई हो जा रहा है तो फिर आप 2 घंटा पढ़ो, किसी का 6 घंटा पढ़ने से हो रहा है 6 घंटा पढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। A student is unable to pay attention in class, becomes distracted easily, can't sit in the assigned seat, fidgets
एंड लूजेस थिंग्स, यानी कि एक स्टूडेंट है जो कि अटेंटिव नहीं है क्लास में और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कोई एक जगह पे वो बैठता नहीं है और हर एक चीज को खो देता है, यानी आज पेंसिल भूल गया, कल चेयर मतलब अपना अम्ब्रेला भूल गया, ये सब भूल गया। इस प्रकार की डिसेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, विजुअल इंपायरमेंट, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एडीएचडी होता है क्योंकि ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है जहाँ पे बच्चे कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते एक चीज में, ठीक है। तारी जमीन पर अगर आपने देखा होगा तो समझ जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 34, चूजिंग एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड स्कोप फॉर इंसाइटफुल एंड डाइवर्जेंट आंसर्स प्रमोट व्हाट, यानी कोई भी एक्टिविटी हम चूज करते हैं जहां पे इंसाइट और डाइवर्जेंट आंसर मिल सके तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग प्रकार के आंसर मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? रोट मेमोराइजेशन, क्रिएटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, कंपटीशन। क्या बोलेंगे इसको? डेफिनेटली क्रिएटिविटी बोलेंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी में इंसाइटफुल मतलब अंदर से आंसर आएगा, मतलब आप सोच रहे होंगे और अंदर से आवाज आएगा कि हाँ ये आंसर हो सकता है, इंसाइटफुल। डाइवर्जेंट मतलब हर एक व्यक्ति का अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, Which of the following is not an example of extrinsic motivation? Extrinsic motivation का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? Avoidance of punishment, interest, reward, fear of failure। देखिए मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। एक होता है तो एक्सट्रिंसिक तो यहाँ पे लिखा गया और एक होता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? जो कि यू आर मोटिवेटेड विद इन योर्स, यानी कि आप अंदर से, फ्रॉम योर विद इन, अंदर से आप मोटिवेटेड हो, आपको कोई बाहर का कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, आप अंदर से मोटिवेटेड हो तो कर सकते हो। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से कोई जरूरी, मतलब कोई आपको ऐसे धकेल रहा है, कोई आपको बोल रहा है, कोई डर है तो फिर आप पढ़ रहे हो, वो एक्सट्रिंसिक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है जो कि अपने आप आता है, वो कोई फियर से नहीं आता है, रिवॉर्ड से नहीं आता है, ठीक है, पनिशमेंट से नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक विल बी द पार्ट ऑफ, जब हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक या फिर टूल चूज करते हैं वो किस स्टेप में करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। कहाँ पे करते हैं? डेफिनेटली स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस यहाँ पे यूज होता है एनालिसिस के टाइम, डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इनमें से कौन सा एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है? पॉज करके पढ़िए फिर आंसर कीजिए। टी टेस्ट, एफ टेस्ट और इसको क्या बोलते हैं ये मुझे बताइएगा। देन एनकोवा, चलो बता ही देते हैं, इसको हम काई स्क्वायर बोलते हैं, काई स्क्वायर। काई स्क्वायर एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, देखिए मेजर ऑफ अगर पूछता, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूछता तो अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कौन है? रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। तो सबसे स्टेबल है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पे हम भरोसा कर सकते हैं। 39 है टेस्ट रिटेस्ट इज अ मेथड टू डिटरमाइन, टेस्ट रिटेस्ट मेथड क्या डिटरमाइन करता है? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, फिजिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो टेस्ट रिटेस्ट मेथड क्या होता है? रिलायबिलिटी मेजर करता है। 4 प्रकार के होते हैं इसके मेथड, ठीक है। रिलायबिलिटी यानी कि वो इस पे कितना भरोसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, What is a statistical inference? Statistical inference क्या होता है? Reaching conclusion from a sample, analyzing statistical data, applying statistical method, developing statistical theory. Statistical inference का क्या मतलब होता है? कि ये होता है कि जब हम सैंपल में जो आंसर आया है, सैंपल में जो डेटा हमें मिला है उसी के अनुसार हम इन्फॉर कर देते हैं या फिर हम इन्फ्रेंस लगाते हैं, गेस करते हैं कि यही मतलब रिजल्ट जो है वो पॉपुलेशन में भी आएगा, ठीक है। 41, the size of the population is 100 and every 5th person is selected to form a sample. आपका पॉपुलेशन है 100, उसमें से हर 5वां व्यक्ति, ठीक है, जो 5वां व्यक्ति है उसको आप चूज करो, जैसे कि आपने चूज किया 100 है तो 5th पर्सन, देन 10th पर्सन, देन 15th पर्सन, देन 20th पर्सन, ऐसे करके आप हर 5वां व्यक्ति आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो इस प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बोलेंगे। सिस्टमैटिक यानी कि सिस्टमैटिक 5 5 5 5 ऐसे करके हर 5वां व्यक्ति आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इन अ टेस्ट इज असेस्ड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो है एक टेस्ट का, उसको हम कैसे असेस करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं कि ये सही है कि गलत है? आइटम एनालिसिस से, टास्क एनालिसिस से, कंटेंट एनालिसिस से, ट्रेंड एनालिसिस से। डेफिनेटली आइटम एनालिसिस करते हैं। आइटम मतलब यहाँ पे हो गया क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। यहाँ पे कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसको चूज कीजिए। फर्स्ट है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, इंसिडेंटल सैम्पलिंग। तो यहाँ पे कोड दिया गया है, चूज कीजिए, पॉज कीजिए, फिर आंसर कीजिए। आंसर होगा इसका सी एंड डी, यानी स्नोबॉल एंड इंसिडेंटल, ये दोनों है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आइडेंटिफाई द नॉन प्रोबेबिलिटी, या सॉरी ये दोनों है प्रोबेबिलिटी, ये दोनों है नॉन प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, स्नोबॉल एंड इंसिडेंटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अ स्टडी ऑन द टॉपिक परसेप्शन ऑफ ट्राइबल पीपल अबाउट फॉर्मल एजुकेशन कम्स अंडर द टाइप ऑफ, एक स्टडी रिसर्च में करना है जो कि हम ट्राइबल लोगों का फॉर्मल एजुकेशन के लिए क्या उनका परसेप्शन है, उनका क्या नजरिया है, वो जानना चाहते हैं। तो किस प्रकार का स्टडी ले सकते हैं, एथनोग्राफिक, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो। देखिए जब भी हम बात करते हैं कोई भी एथनिक ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप, उनके इनडेप्थ स्टडी करने के लिए वो एथनोग्राफिक में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल क्रिटिसिज्म इज अ रिक्वायर्ड स्टेप इन। इंटरनल क्रिटिसिज्म कौन से रिसर्च में एक जरूरी स्टेप होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, हिस्टोरिकल रिसर्च में, या फिर फिलोसॉफिकल रिसर्च में। पॉज कीजिए और आंसर कीजिए सोच के। इसका आंसर होगा हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में दो प्रकार के क्रिटिसिज्म होते हैं, एक होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म, एक होता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। चलिए आगे बढ़ेंगे। 46 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। फर्स्ट, टेस्ट कैन बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल। वैलिड हो सकता है टेस्ट, रिलायबल हो ना हो चलेगा। ए टेस्ट कैन बी रिलायबल विदाउट बीइंग वैलिड, रिलायबल हो सकता है, वैलिड ना हो तो भी चलेगा। ए टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल, वैलिड कभी भी रिलायबल हुए बिना कभी वैलिड नहीं हो सकता, और टेस्ट दोनों ही हो सकता है, रिलायबल और वैलिड दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसको अच्छे से देखिएगा, जल्दबाजी में इसको मत छोड़ दीजिए। यहाँ पे पूछा कि नॉट ए करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो फिर डेफिनेटली ये बोल रहा है कि टेस्ट कैन बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल। ऐसे कैसे हो सकता है, कोई टेस्ट रिलायबल हुए बिना कभी वैलिड हो नहीं सकता। अगर वैलिड होना है तो पहले रिलायबल होना पड़ेगा, लेकिन हर रिलायबल चीज वैलिड होता नहीं है। तो फिर अगर हम बात करें सिंपल, अगर आप पूरा सिंपल कर दें तो ये अगर रिलायबिलिटी है तो ये वैलिडिटी है। ठीक है, ये रिलायबिलिटी है तो ये वैलिडिटी है। ठीक है, तो यहां पे टेस्ट कैन बी, यहां पे रिलायबल, जो भी रिलायबल है यहां पे, ठीक है, मतलब कि देखिए अगर मैं बोलूं ये रिलायबल है, ठीक है, कोई भी चीज रिलायबल है, या फिर उल्टा जो भी, मतलब ऐसे भी हम कर सकते हैं, अगर ये वैलिड है तो ये रिलायबल है, ऐसे अगर करेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब हर रिलायबल चीज, यहाँ पे बहुत सारे रिलायबल, थोड़े से वैलिड। ठीक है, तो ये जो है ना, ये रिलायबल चीजें हैं, हर एक चीज रिलायबल है, लेकिन उनमें से कुछ चीजें हैं जो कि वैलिड है। ठीक है, तो ये सही रहेगा या ये सही रहेगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपका लास्ट डे इसलिए बता रहा हूँ कि यही सही होगा। ऐसे अगर देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वैलिडिटी जो है ना वो यूनिक होता है, वैलिडिटी यूनिक होता है, रिलायबल तो कोई भी हो सकता है। तो रिलायबल होगा लेकिन वैलिड होगा ऐसा कोई मीनिंग नहीं, लेकिन अगर वैलिड है तो फिर रिलायबल तो डेफिनेटली है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए 47th क्वेश्चन क्या है, CAI स्टैंड्स फॉर, CAI का क्या मतलब होता है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, क्लास असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, क्यूमुलेटिव एनिमेशन इंस्ट्रक्शन। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन माना जाता है। नेक्स्ट है सुपरविजन इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड प्राइमरीली, सुपरविजन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में प्राइमरीली क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रिवेंटिव क्रिटिकल होना चाहिए, प्रिवेंटिव करेक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव करेक्टिव क्रिएटिव होना चाहिए, या फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिकल होना चाहिए। डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव होना चाहिए स्कूल में। सुपरविजन जो है ना वो एक पॉजिटिव चीज है, कंस्ट्रक्टिव होगा और क्रिएटिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट को बाचिए। तो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलोव, साइकोसोशियल थ्योरी एरिक्सन, और थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग ऑजुबेल, मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिलफोर्ड। डेफिनेटली थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो गिलफोर्ड नहीं, गार्डनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, 50th क्वेश्चन, वी आर हाफ डन, तो यहाँ पे आधा हो चुका है। तो फिर से अगेन आप लोग जो भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। अगर अच्छा लग रहा है चैनल सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए जो ये एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग फ्री क्वेश्चंस, फ्री MCQs हियर, सो दैट यू कैन अटेंड द क्वेश्चंस बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन। चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? पार्टिसिपेशन इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, चेंजिंग रिलीजियस फेथ, एम्पैथी एंड मोबिलिटी, इनमें से कौन सा मॉडर्नाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? बाकी सब है, एम्पैथी नहीं है, क्योंकि एम्पैथी जो है ना वो एक इमोशनल चीजें हैं, ठीक है। एम्पैथी मीन्स टू अंडरस्टैंड अदर्स, टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, दूसरों को समझना मॉडर्नाइजेशन के साथ कोई लेना देना है नहीं, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, आईसीटी को एजुकेशन में यूज करने के लिए इनमें से कौन सा गलत है? आईसीटी असिस्ट स्टूडेंट इन एसेसिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, आईसीटी प्रोड्यूसेस क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ICT डिस्ट्रक्ट्स द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ICT ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो डेफिनेटली सी आंसर होगा, क्योंकि ICT कभी भी क्वालिटी ऑफ टीचिंग को बर्बाद नहीं करता है बल्कि और भी बेहतर बनाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे what stage of development at what stage of development irreversibility thinking begin to develop, यानी कि पियाजे के अनुसार कौन से डेवलपमेंटल स्टेज में इररिवर्सिबिलिटी यानी कि जो वापस नहीं आ सकता है इस तरीके का एक थिंकिंग डेवलप कब होता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये प्री ऑपरेशनल में आता है, ठीक है। 2 to 7 ईयर, 2 से 7 साल तक बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे कि एक चीज अगर चला गया तो फिर वो वापस भी आ सकता है, वो उनको आइडिया नहीं होगा, उनको लगेगा एक बार जो गया वो गया और नहीं आएगा, इररिवर्सिबिलिटी, ठीक है। जैसे कि 1 to 10 कह देगा लेकिन 10 to 1 नहीं कर पाएगा, रिटर्न नहीं कर पाएगा, 10, 9, 8, 7 ऐसे नहीं कह सकता, ठीक है। तो 53, इन Pavlov classical conditioning theory, when neutral stimulus presented just before presentation of unconditional stimulus, the procedure are called। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आपने CS, UCS, NS ये सब ने मतलब जो थ्योरी है अच्छे से पढ़ा होगा कंडीशनिंग का, तो फिर आप आंसर कर सकते हो। अगर नहीं भी किया होगा थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा इसको। यहाँ पे हम आपको बता दें, न्यूट्रल स्टिमुलस जो है ना वो बेल होता है, बेल है न्यूट्रल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस यहाँ पे फूड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि न्यूट्रल स्टिमुलस को अगर हम बिफोर अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी न्यूट्रल स्टिमुलस पहले दिया जाएगा फिर खाना दिया जाएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसको हम कौन सा कंडीशनिंग बोलेंगे? देखिए मैंने बहुत आसान से समझा भी दिया है अभी। फॉरवर्ड कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग। अब तो डिफिकल्टी नहीं होगा, मैंने बता भी दिया क्या होगा। तो डेफिनेटली फॉरवर्ड होगा, क्योंकि पहले न्यूट्रल स्टिमुलस आएगा फिर खाना आएगा, पहले बेल दिया जाएगा उसके बाद खाना, तो फिर ये फॉरवर्ड कंडीशनिंग होगा। बैकवर्ड मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेट 1 को सेट 2 के साथ मैच कीजिए। सेट 1 में है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ये क्या किस प्रकार का ट्रेनिंग, और यहाँ पे है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट। यहाँ पे ऑप्शन है, मैच कीजिए। रिवॉर्ड ट्रेनिंग, ओमिशन ट्रेनिंग, एस्केप ट्रेनिंग, एक्टिव अवॉइडेंस। तो चलिए पॉज कीजिए और आंसर कीजिए, मैं चलता हूँ डायरेक्ट आंसर पे, एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे आपके लिए। देखिए रिवॉर्ड ट्रेनिंग में क्या होता है, बेसिकली रिवॉर्ड ट्रेनिंग मतलब देखिए रिवॉर्ड ट्रेनिंग में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रिवॉर्ड ट्रेनिंग पॉजिटिव होता है, क्योंकि रिवॉर्ड मतलब आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव है। यहाँ पे रिस्पॉन्स आपने किया, रिस्पॉन्स किया मतलब आपने आंसर किया इसलिए आपको रिवॉर्ड मिला। यहाँ पे क्यू एब्सेंट है, क्यू मतलब किसी प्रकार का क्यू आपको नहीं दिया जाता है। ओमिशन में क्या होता है, डेफिनेटली ये कौन सा होता है, ओमिशन ट्रेनिंग, मतलब किस चीज आपको कौन सा चीज नहीं करना है, जैसे कि आपको बता दिया गया है यहाँ पे जाओ लेकिन ये मत करो, ये है पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है, जहां पे रिस्पॉन्स विथहेल्ड, यहाँ पे आप नहीं करते हो, आप करते हो, मैं आपको बोलूंगा वहां पे एक वायर पड़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है वहां पे मत छोड़, तो फिर वो आप नहीं करोगे, विथहेल्ड कर दोगे। यहाँ पे भी क्यू एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है एस्केप ट्रेनिंग। एस्केप ट्रेनिंग नेगेटिव है, एस्केप ट्रेनिंग मतलब छूट जाना, ठीक है, नेगेटिव है। रेस्पॉन्स यहाँ पे मेड, रेस्पॉन्स आप करते हो, क्यू भी एब्सेंट है। देन आता है एक्टिव अवॉइडेंस, जहां पे क्या होता है, ये भी एक्टिव अवॉइडेंस मतलब हम आपको कुछ पूछ रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, नेगेटिव है। रेस्पॉन्स भी मेड है और यहाँ पे लेकिन क्यू प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। Which of the following is best reinforcement by Skinner? स्किनर के हिसाब से इसमें से कौन सा सबसे बेहतरीन reinforcement है? फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, कॉन्टिन्यूअस शेड्यूल, वेरिएबल इंटरवल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा वेरिएबल रेशियो। देखिए वेरिएबल रेशियो क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है कि reinforcement क्या होता है, पहले समझिए। reinforcement मतलब कि मान लीजिए मैं यहाँ पे बीएफ स्किनर ने क्या किया था, पिजियन को खाना दिया था, ठीक है, पिजियन को खाना दिया था यानी फूड दिया था। फूड कब मिलेगा, जब आप सही रिस्पॉन्स करते हो। तो वेरिएबल रेशियो का मतलब ये होता है कि आफ्टर 5 टाइम्स मैं एक बार उसे खाना दूंगा, ठीक है, आफ्टर 5 टाइम्स। आफ्टर 5 टाइम्स अगर हम खाना देते हैं तो वो हो गया फिक्स्ड रेशियो। उसके बाद वेरिएबल रेशियो मतलब, वेरिएबल मतलब कभी 5 बार के बाद,
कभी 7 बार के बाद। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि जब आप ठीक करोगे यानी सही करोगे, मान लीजिए आप 3 अटेम्प्ट के बाद अच्छा आंसर दे रहे हो, वहां पे आपको रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा, फिर 10 आंसर के बाद दे रहे हो वहां पे मिलेगा, फिर 2 क्वेश्चन के बाद ही आपने दे दिया तो भी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वेरिएबल रेशियो सबसे बेस्ट रीइंफोर्समेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। assertion reason, intelligence is the ability to learn in an abstract manner, इंटेलिजेंट पर्सन हैव हाईएस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। यहाँ पे इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट चीजें भी पढ़ सकते हो, ठीक है, और इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। एसर्शन ये रहा। उसका रीजन क्या है, क्यों कर सकता है, क्योंकि ऑल इंटेलिजेंट पर्सन हैविंग क्रिएटिविटी एबिलिटी, सभी इंटेलिजेंट पर्सन के साथ क्रिएटिविटी, जो इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव है, ये बताया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। पॉज करके हम चलते हैं आंसर की ओर। यहाँ पे आंसर होगा ए इज ट्रू। देखिए असर्शन सही है, इंटेलिजेंस जो है एब्स्ट्रैक्ट है, इंटेलिजेंट पर्सन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, लेकिन आर फॉल्स है, क्योंकि इंटेलिजेंट, हर कोई इंटेलिजेंट जो है ना वो क्रिएटिव होगा ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो क्रिएटिव होगा ऐसा कोई मतलब नहीं है। सब मतलब हर कोई इंटेलिजेंट है किसी ना किसी फील्ड में, कोई बॉडी काइनेस्थेटिक है, कोई मेंटल है, कोई मैथमेटिकल है, लेकिन वो क्रिएटिव होगा ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। तो रीजन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, द मेंटालिटी ऑफ एप्स, बुक रिटन बाय, एप मतलब होते हैं जो गोरिल्ला, गिबन, सिंपैंजी, ये सब एप्स होते हैं। तो मेंटालिटी ऑफ एप किताब किसने लिखा था, कट कॉफका, मैक्स वॉर्डेमर, कट लुइन, वुल्फगैंग कोहलर। तो ये किताब कोहलर ने लिखा था, ठीक है, जो सुल्तान के बारे में एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा इनसाइटफुल लर्निंग में। तो मेंटालिटी ऑफ एप जो किताब है उसने लिखा था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए क्लासरूम बेस्ट इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग, इनमें से कौन सा क्लासरूम को आप समझते हो कि यहाँ पे सबसे बेहतरीन टीचिंग लर्निंग टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। क्लासरूम डेकोरेटेड विथ पिक्चर एंड चार्ट एंड मैप, क्लासरूम प्रोवाइडेड विथ पीसी पर्सनल कंप्यूटर एंड सीसीटीवी कनेक्शन, क्लासरूम प्रोवाइडेड विथ इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर यूजिंग गैजेट्स, बोथ ए एंड बी। तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी क्लास में चारों तरफ प्रिंट करके चारों पिक्चर्स, चार्ट, मैप ये सब लगाओगे तो भी क्लासरूम अच्छा लगेगा, और कंप्यूटर सीसीटीवी रहेगा तो भी क्लासरूम अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट, जो आप कर रहे हो डेली डेली उसको रिवर्स कर दो, पीछे जाओ, मतलब हम बहुत ही एडवांस और बहुत आगे और बहुत ही गलत तरीके से आगे जा रहे हैं, उसको रिवर्स कर लो, यानी धीरे धीरे पीछे चलो, ठीक है, यानी गो बैक टू नेचर, ठीक है, धीरे धीरे हम नेचुरल चीजों पे चले जाएंगे तो हमारे साथ हर कोई चीज सही होगा। ये किसने जो डायलॉग, जो ये जो डायलॉग आप देख रहे हो, ये डायलॉग किसने दिया था, प्लेटो, रूसो, महात्मा गांधी, ड्यूए, किसने दिया था, ये रूसो ने दिया था। अभी मैंने बताया ना कि नेचुरल नेचर, गो बैक टू नेचर, तो रूसो ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 60, रीऑर्गेनाइज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डेस्क्रिप्टिव रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च का सीक्वेंस में आपको रखना है स्टेप्स, collection and processing of data, interpretation of result, identification of problem, arrangement of generalization, drafting of the report, formulation of the hypothesis। पॉज कीजिए और आंसर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब बहुत चांसेस है पूछा जा सकता है। जो भी क्वेश्चन बनाया गया है ये सब आपके एक्सपेक्टेशन को देख के बनाया गया है, एसएसबी के पैटर्न को देख के बनाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देखिए, हमेशा कोई भी चीज रिसर्च हो, चाहे कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हो, पहले प्रॉब्लम तो जानने दो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, देन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसके बाद जनरलाइजेशन, ठीक है, जनरलाइजेशन को अरेंज करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ, उसके बाद उसको ड्राफ्ट कर देंगे, ठीक है, उसको ड्राफ्ट कर देंगे फाइनली। क्लियर? तो ये हो गया स्टेप्स। आगे बढ़ेंगे। स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज, स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है क्योंकि दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल इन फ्यूचर जनरेशन वैल्यू ऑफ आवर कल्चर, कल्चर को आगे बढ़ाते हैं, सजेस्ट वेज एंड मीन्स फॉर सोशल प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हैं, सजेस्ट सोल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम, सोल्यूशन देता है सोशल प्रॉब्लम को, और दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय द सोसाइटी। इसका सही आंसर क्या है, पॉज करके आंसर कीजिए। इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि ये हमारे संस्कृति को हमारे फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाते हैं, ठीक है, इसलिए ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज अ पावरफुल बैरियर अगेंस्ट वर्टिकल मोबिलिटी इन इंडिया। मैंने पढ़ाया था मोबिलिटी इन इंडिया जो है, सोशल मोबिलिटी, एक वर्टिकल ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पे आंसर आ गया, चलो कोई बात नहीं, ऊपर की तरफ एक होता है और एक होता है हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर मतलब आप एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा रहे हो, आगे जा रहे हो, वो वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल मतलब आप
एक ही मतलब लेवल में हो, लेकिन बस अपना जगह चेंज हो गया, ठीक है, जो प्लेस चेंज हो गया, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, बस सैलरी वगैरह बढ़ता है, बाकी कुछ नहीं बढ़ता है। यहाँ पे प्लेस, डेजिग्नेशन, मतलब शानो शौकत सब कुछ बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन एक बैरियर है, वो कास्ट है, जो कि आप देख पा रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। कास्ट, क्लास, ऑक्यूपेशन, जॉब में से कास्ट ही होगा। आगे बढ़ेंगे। द व्यू दैट एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, किसने कहा था कोई भी चीज किसी भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। पियाजे, ऑसुबेल, ब्रूनर, ज्ञाने, कहा किसने किया था, यस जेरम ब्रूनर ने कहा था कहीं पे भी कभी भी कोई भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में किसी को भी कुछ भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, बैलेंस्ड करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज, बैलेंस्ड करिकुलम को हम और किस नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड करिकुलम, एक्सपीरियंस्ड करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, कोर करिकुलम। तो आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली इंटीग्रेटेड करिकुलम, क्योंकि ये हर एक चीज को इंटीग्रेट करके बना हुआ होता है, इसलिए ये बैलेंस्ड करिकुलम है। नेक्स्ट है, विच फिलोसफी सेज डोंट केयर टू नो द वेरियस थ्योरीज अबाउट बॉडी एंड सोल, डू गुड एंड बी गुड। सिंपल सी बात है, डू गुड एंड बी गुड किसने कहा था, तो वो वेदांत, सांख्य, बुद्धिज्म, जैनिज्म और ऑल ऑफ द अबव बुद्धिज्म ने कहा था, ठीक है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बॉडी क्या है, सोल क्या है, डू गुड बी गुड, ठीक है, ये कहा गया। नेक्स्ट है, विच फिलोसफी बिलीव्स इन द डुअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रकृति एंड सोल, यानी किसने कहा था दो प्रकार की रियलिटी है, प्रकृति एंड पुरुष, ठीक है। ये किसने कहा था, बुद्धिज्म, सांख्य, वेदांत, योगा, डेफिनेटली सांख्य ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 की वजह से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का अचीवमेंट क्या रहा था और क्या इम्पैक्ट आया था, उसको हम अगर स्टडी करेंगे, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा, पीजी स्टूडेंट, एकेडमिक अचीवमेंट, कोविड-19 पैंडेमिक, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, कौन सा होगा डिपेंडेंट, डेफिनेटली एकेडमिक अचीवमेंट। हमेशा एकेडमिक अचीवमेंट जो रिजल्ट में आता है वही होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट है, द बुक पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड किसने लिखा था, मैल्कम नॉल्स, पॉलो फ्रेरे, नेल नॉर्डिंग्स, इवान इलिच, किसने लिखा था, पॉलो फ्रेरे ने लिखा था पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड। आगे बढ़ेंगे। व्हेन टेक्नोलॉजी डील्स विद सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग, दैट इज कॉल्ड, जब टेक्नोलॉजी सिस्टमैटिक अप्लाई करता है अपने रिसोर्सेज साइंटिफिक नॉलेज को लर्निंग में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, आईसीटी। तो आंसर होगा क्या, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। 70th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आईसीटी इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी, इनमें से कौन सा चीज है जो आईसीटी से करा जा सकता है, फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग, कोलैबोरेटिव टीचिंग, ब्लेंडेड टीचिंग। तो याद रखिएगा फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग, फ्लिप्ड क्लासरूम मतलब कि जैसे क्लासरूम में पहले क्या होता था, आप बिना कुछ पढ़े आते हो, टीचर सब कुछ पढ़ के आता है, वो पढ़ाता है, आप पढ़ाई लेके जाते हो, यहाँ पे फ्लिप होगा, फ्लिप यानी उल्टा होगा। आपको आईसीटी के थ्रू कुछ मटेरियल्स घर पे दिया जाएगा एक टॉपिक में, आप पढ़ के आओगे, आप क्लास में उसको एक्सप्लोर करोगे। यानी पहले क्या होता था, कुछ बिना पढ़े क्लास जाते थे, फिर कुछ सीख के आते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ सीख के जाओगे, वहां पे वेरीफाई करके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, it optimizes financial resources, strategic planning to help an individual or organization, replacement of employee, all of the above। आंसर क्या होगा, पॉज करके आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू हेल्प एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। हम प्लान करके, अच्छे से प्लान करके इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द लीडरशिप अप्रोच विच एम्स एट ट्रांसफॉर्मिंग द एम्प्लॉइज बिहेवियर, ऐसा एक लीडरशिप अप्रोच जहां पे हम एम्प्लॉइज का बिहेवियर ट्रांसफॉर्म यानी चेंज करना चाहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेट अप्रोच, वैल्यू बेस्ड अप्रोच, ट्रांजैक्शनल अप्रोच और ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो देखा जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच। हम चाहते हैं जो मेरे एम्प्लॉइज हैं उनका जो बिहेवियर में उनका बदलाव आए, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच में ही मैं डील करूंगा। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर द चेंज मॉडल बाय कटलुइन, कटलुइन ने जो मैनेजमेरियल चेंज यानी जो हमारा चेंज मॉडल है वो दिया था, वो 3 स्टेप की बात करते हैं, वो कौन सा सही स्टेप है बताइए, रिफ्रीज, मूव, अनफ्रीज के बारे में, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं, अनफ्रीज, मूव एंड फ्रीज। पहले हम अनफ्रीज करेंगे यानी लॉक खोलेंगे, फिर चीज़ों को मूव कराएंगे, फिर उसको लॉक कर देंगे, रीफ्रीज कर देंगे, ठीक है। चलिए कोई भी चीज़ के लिए चेंज करने के लिए यही होता है।
वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर हैंडीकैप चिल्ड्रन वाज रिकमेंडेड बाय, जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है वो भी वोकेशनल ट्रेनिंग लेंगे, ये किसने रिकमेंड किया था? एनपी 1986, एनसीएफ 2005, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, एनपीडी यानी नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006। तो ये है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, इसने रिकमेंड किया था। 75th क्वेश्चन, गाइडेंस इज स्पेशली प्रोवाइडेड बाय, गाइडेंस कौन प्रोवाइड करता है? मोर एक्सपीरियंस पर्सन इन द सेम प्रोफेशन, प्रोफेशनल एक्सपर्ट ऑफ द एरिया, पर्सन विथ नो एक्सपीरियंस, बोथ ए एंड बी। तो डेफिनेटली बोथ ए एंड बी आंसर होगा, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन सेम प्रोफेशन का दे सकता है या फिर प्रोफेशनल एक्सपर्ट ऑफ द एरिया वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट है आरईवीटी यानी कि जो रैशनल इमोटिव थ्योरी वो किसने स्टार्ट किया था? अल्बर्ट बंदूरा, अल्बर्ट एलिस, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, कार्ल रॉजर्स। किसने किया था? अल्बर्ट एलिस ने किया था। अल्बर्ट एलिस ने रैशनल इमोटिव थ्योरी दिया था। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द एनसीईआरटी इज एन एक्सटेंशन वर्क विद द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट सेंटरिंग अराउंड द इंप्रूवमेंट ऑफ। एनसीईआरटी का मेन काम क्या होता है? मतलब किसका डेवलपमेंट, किसका इंप्रूवमेंट? हायर एजुकेशन का, स्कूल एजुकेशन का, सेकेंडरी एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन का। तो बेसिकली स्कूल एजुकेशन का। मतलब यहाँ पे देखिए आप सोच सकते हो कि सेकेंडरी एजुकेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 तक होता है, स्कूल एजुकेशन 12 तक पूरा होता है, इसलिए पूरा का पूरा स्कूल एजुकेशन एनसीईआरटी संभालता है। देन आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या लक्ष्य है? टू अनकवर एंड मिनिमाइज बैरियर्स टू लर्निंग, टू चेंज एटीट्यूड, बिहेवियर, टीचिंग मेथड, करिकुलर एनवायरनमेंट टू मीट द नीड ऑफ ऑल चिल्ड्रन, टू प्रमोट कंस्टेंटली द लोकल कल्चर एंड कंटेंट ऑफ वेरियस कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ऑल ऑफ द, जस्ट अ सेकेंड, या ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे हर कोई आंसर होगा। हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हर एक बैरियर को हटा सकते हैं, सभी का एटीट्यूड, बिहेवियर, टीचिंग मेथड सब कुछ चेंज कर सकते हैं और लोकल कल्चर कंटेंट सभी को बढ़ावा दे सकते हैं, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का ये सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। नेक्स्ट है हु फाउंडेड सांख्य फिलोसफी। बहुत ही बेसिक सा सवाल, सांख्य फिलोसफी किसने दिया था? ऋषि पतंजलि, गौतम, ऋषि कपिल चैतन्य। किसने दिया था? ऋषि कपिल मुनि ने दिया था, कपिल मुनि ने दिया था ये सांख्य फिलोसफी, ठीक है। विच इज नॉट एन एडिशन ऑफ एनसीएफ, एडिशन का एनसीएफ का कौन सा एक एडिशन नहीं है? 1988, 1975, 2000, 1978। तो 1978 का जो है वो एनसीएफ एक नहीं है। पहला एनसीएफ आया था 1975 में, उसके बाद आया 1988 में सेकेंड एनसीएफ, उसके बाद आया 2000 में, और अब जो रिसेंट वाला है वो 2005 में आया था। तो 4 एडिशन ऑफ एनसीएफ आया है ऑलरेडी। अब जो बन रहा है या फिर एनईपी ने जो रेकमेंड किया अब जो है वो नया बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। विच कमिटी हैड द थीम लर्निंग विदाउट बर्डन। किस कमिटी का थीम था लर्निंग विदाउट बर्डन? बंदोपाध्याय कमेटी, वर्मा कमेटी, कोठारी कमीशन, यशपाल कमेटी। बहुत ही सिंपल सा आंसर है यशपाल कमेटी रिपोर्ट, जो कि लर्निंग विदाउट बर्डन के बारे में बात करता है। Who was the chairman of National Commission on Teachers? नेशनल कमीशन ऑन टीचर के चेयरमैन कौन थे, जो कि 1983 to 85 हुआ था? तो किसने किया था चेयर? डीएस कोठारी, पीडी बंदोपाध्याय, एस चटर्जी, डीपी चट्टोपाध्याय। आंसर है डीपी चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय जी ने नेशनल कमीशन ऑन टीचर को हेड किया था। Who has recommended for 1 year pre-university course for high school student? हाई स्कूल स्टूडेंट डायरेक्टली कॉलेज जाने से पहले 1 साल का प्री यूनिवर्सिटी कोर्स करके जाएंगे, ये किसने रिकमेंड किया? कोठारी कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, 1968 पॉलिसी। तो ये है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 में आया था और इन्होंने रिकमेंड किया था कि प्री यूनिवर्सिटी कोर्स रखा जाएगा एक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इम्पैक्ट अप्रोच। इसमें से किसको इम्पैक्ट अप्रोच कहा जाता है? ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सिग्नल थ्योरी, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। क्यों? क्योंकि मैंने बताया इफेक्ट तब देखा जा सकता है कि कितना इम्पैक्ट और इफेक्ट, देखिए दोनों सिमिलर वर्ड्स है, इम्पैक्ट देखा जाना और इफेक्ट देखा जाना, ये इम्पैक्ट अप्रोच के बारे में आता है, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट को क्या बोलते हैं? रिटर्न अप्रोच, ठीक है, रिटर्न अप्रोच बोलते हैं इसको, ये रिटर्न अप्रोच है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। असेसमेंट डन आफ्टर सब्जेक्ट और कोर्स इज कंप्लीटेड इज नोन एज। असेसमेंट जब कोर्स या फिर सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोई भी कोर्स या फिर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद जब असेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो आंसर होगा समेटिव। समेटिव एट द एंड होता है। एंड्रागोजी डील्स विथ, एंड्रागोजी किसके साथ डील करता है? टीचिंग टू वुमेन, टीचिंग टू अडल्ट, टीचिंग टू एडोलेसेंट्स,
टीचिंग टू चिल्ड्रन। देखिए एडोलेसेंट और एडल्ट दोनों अलग है, तो फिर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, शायद यहाँ पे गलत होगा, हाँ यहाँ पे गलत है, थोड़ा सा गलत है, ये जो डार्कन हुआ था ये नहीं है, टीचिंग टू एडल्ट्स, ठीक है, एडल्ट्स को पढ़ाना ही होता है आपका एंड्रागोजी, ठीक है, एडोलेसेंट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, ये वाला होगा टीचिंग टू एडल्ट्स, ठीक है। चलिए ओके 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 फाइन फाइन ओके, जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ पे 2 प्रकार के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे यहाँ पे बता देना कि एडल्ट सही रहेगा कि एडोलेसेंट, ठीक है, एडल्ट या फिर एडोलेसेंट, ठीक है। मतलब कभी क्या होता है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि एडल्ट हो सकता है, ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि एडल्ट हो सकता है, क्योंकि देखिए एंड्रागोजी का मतलब क्या होता है, एंड्रागोजी का मतलब होता है, पहले पेडागोजी आया था, पेडागोजी मतलब क्या होता है कि टीचिंग टू चिल्ड्रन, ठीक है, मतलब टीचिंग टू चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे भी सबको ये लग रहा है कि चिल्ड्रन वहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे वैसे एंड्रागोजी क्या होगा, एडल्ट होगा या फिर एडोलेसेंस होगा, ठीक है। लेकिन हर एक चीज़ जो भी आप बहुत सारे यहाँ पे मतलब कमेंट्स आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ आंसर यहाँ पे एडोलेसेंट जो है ना, ये जो डार्कन मैंने किया था ये डार्कन हो गया है, तो इसको काट लेते हैं, डायरेक्टली पढ़ते हैं, एंड्रागोजी मीन्स टीचिंग टू एडल्ट डायरेक्टली, ठीक है, हो गया बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच इज मोर इंपॉर्टेंट इन क्रिटिकल पेडागोगी, क्रिटिकल पेडागोगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट कॉन्शियसनेस, स्टूडेंट कॉन्साइंस। देखिए कॉन्शियसनेस अलग है, कॉन्साइंस अलग है, कॉन्साइंस यानी कि जो आपके अंदर का जो सही और गलत का फैसला जो करता है कॉन्साइंस, कॉन्शियसनेस मतलब बस आपको अटेंटिव होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अटेंटिव होना, स्टूडेंट्स कॉन्शियसनेस, स्टूडेंट को पता होना चाहिए उसके बारे में। 88 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनटचेबिलिटी जो मतलब होता है ना कि अनटचेबल्स अछूत होते हैं, तो वो किस आर्टिकल में लिखा गया, 14, 45, 17, 21 सेक्शन है, 17 आर्टिकल में लिखा गया है अनटचेबिलिटी के बारे में, ठीक है, abolition of untouchability. Next, free and compulsory education of children up to 6 to 14 years group became a fundamental right by, फंडामेंटल राइट किस अमेंडमेंट में बना, वो 86th अमेंडमेंट एक्ट में बना जो कि 2002 में आया था, ठीक है, और ये 21 सेक्शन ए में इंसर्ट हुआ था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 24 डील्स विथ, आर्टिकल 24 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर बिलो 14 years in factories, prohibition of religious education, women education, education of backward classes, ठीक है। तो इसके ये क्या है, ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर बिलो 14 years ऑफ एज इन फैक्ट्रीज और एनी हार्मफुल एरिया, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 45 में क्या लिखा गया है, एजुकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एजुकेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ECCE, प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। तो 45 में ECCE के बारे में लिखा गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आगे बढ़ेंगे, NAC स्टैंड्स फॉर, NAAC, NAC का क्या मतलब होता है, यहाँ पे पढ़िए पॉज करके फिर आंसर कीजिए, हम चलते हैं डायरेक्ट आंसर पे। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को वो एक्रेडिट करता है, इवेलुएट करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज मेजर्ड इन मॉनिटरी आउटकम, किसको हम पैसों में तोल सकते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, कॉस्ट अप्रेजल, कॉस्ट फेल्यूर। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को हम पैसों में तोलते हैं, देखते हैं कि बेनिफिट क्या आया है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ NAC, NAC का इनमें से कौन सा एक इंडिकेटर नहीं है, जो असेसमेंट का इंडिकेटर नहीं है। करिकुलम ट्रांजैक्शन प्रोसेस, इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस स्कीम ऑफ एजुकेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसमें है इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस स्कीम ऑफ एजुकेशन, स्कीम ऑफ एजुकेशन के बारे में NAC नहीं देखता है, ठीक है। LPC स्केल स्टैंड्स फॉर, LPC का मतलब क्या होता है, लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर स्केल, लिमिटेड प्रिफर्ड कोवर्कर स्केल, लास्ट प्रेफरेंस कोवर्कर स्केल, लिमिटेड प्रिपेयर्ड कोवर्कर स्केल। तो ये है लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर स्केल, जो कि आप मतलब देखते हो कि कौन सा कोवर्कर आपके साथ बिल्कुल काम नहीं करना चाहता है, ठीक है। इन हर्से एंड ब्लैंकेट मॉडल विच लीडरशिप स्टाइल इज द बेस्ट वन, हर्से ब्लैंकेट के मॉडल में लीडरशिप स्टाइल सबसे बेस्ट कौन सा है, सपोर्टिंग स्टाइल, डेलीगेटिंग स्टाइल, कोचिंग स्टाइल, डायरेक्टिंग स्टाइल। आंसर है कोचिंग स्टाइल, ये सबसे बेस्ट है। ये मॉडल और मैनेजरियल ग्रिड मॉडल जो ब्लेक एंड मॉर्टन का लगभग सेम ही है, बस वहां से ये लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राई डायमेंशनल मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस खुद जानबूझ के सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस से ला रहा हूँ, क्योंकि ये सब रिलेटेड फील्ड है, इसमें से भी पूछ सकता है
कोई बात नहीं है कि नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, पूछ लेता है कभी कभार। पढ़ लीजिए एक बार, याद कर लीजिए क्या है। ट्राई डायमेंशनल मॉडल किसने दिया था? थॉमस कैरलेल, रॉबर्ट ब्लेक, जॉर्ज ग्राइन, विलियम रेडिन। तो ये विलियम रेडिन ने दिया था ट्राई डायमेंशनल मॉडल, ठीक है। ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ह्यूमन राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10th मार्च, 10th मई, 10th अक्टूबर, 10th दिसंबर। 10th दिसंबर, फिर से वही बात, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से ये भी, मतलब यहाँ पे जो एनिमेशन हो रहा है या फिर यहाँ पे जो शो कर रहा है ब्लू वाला, ये सही नहीं है, डी वाला सही है। 10th दिसंबर 1948 से स्टार्ट हुआ है यूएन डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है। 10th दिसंबर 1948 से ये स्टार्ट हुआ है, तो हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, 10 अक्टूबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए अभी दोनों हो गया है, इसलिए 10th से होगा, ठीक है। 10th दिसंबर। Which of the following is not a type of higher education institution as described in NEP 2020? NEP 2020 के हिसाब से कौन सा एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं रहेगा? रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज। तो आपको पता है NEP 2020 ने 3 प्रकार के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया। एक रहेगा रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, एक रहेगा टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी और एक रहेगा डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं रहेगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जाते जाते फिर से याद दिला दूं कि जो 100 MCQs हम लाते हैं मेहनत करके जो भी, तो आपका सपोर्ट ऐसे ही चाहिए कि आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो इन एग्जामिनेशन रिलेटेड टू एजुकेशन, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड you can join the telegram link so that we can have many more MCQs as well as concept as you want. चलिए, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन इज अदरवाइज नोन एज, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन को और किस भाषा में या फिर और किस नाम से हम जानते हैं? सर्जेंट रिपोर्ट, सैडलर कमीशन, चार्टर एक्ट, हटक कमेटी। डेफिनेटली सैडलर कमीशन। देखिए फिर से वही गलती यहाँ पे हो गया है। चलिए ये थोड़ा सा मतलब टेक्निकल एरर है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना वो सैडलर कमीशन होगा। सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन मतलब ये यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया, ठीक है। सैडलर कमीशन जो है ये सही आंसर है, सर्जेंट रिपोर्ट नहीं होगा। मैं फिर से यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ। सैडलर कमीशन 1917 में आया था, ठीक है, जिसको हम कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए ठीक है, ओके। इफ आई कैन डू इट यू ऑल्सो कैन। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, कोई बात इम्पॉसिबल नहीं है। आप भी एक दिन बहुत लोगों को पढ़ाओगे और खुद बहुत आगे जाओगे। चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन इफ दिस क्लास सीम्स हेल्पफुल टू यू। अगेन थैंक यू।